हेलो स्टूडेंट्स, अंग्रेज इंग्लिश एजुस्केयर में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश लिटरेचर सेकंड सेमेस्टर की ये चॉइस ऑफ शॉर्ट स्टोरी बुक में से हमारी जो नेक्स्ट स्टोरी है डस्क वो पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो आपको डस्क का मतलब पता होना चाहिए। डस्क का मतलब होता है कि वो टाइम जब सूरज डूब चुका है पर फिर भी अभी जो है ब्राइटनेस बाकी है। कहने का मतलब ये है कि सूरज छिपने के बाद भी दिन जो खड़ा रहता है उसको बोलते हैं। जैसे कि आप मान लो कि शाम के 6:30 बजे का टाइम जो होता है वो उसको डस्क बोलते हैं, जिसमें अंधेरा नहीं होता पर सूरज छिप चुका होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं डस्क। तो आज की हमारी ये स्टोरी है डस्क। इसका थीम और समरी हम करेंगे। डस्क स्टोरी इज रिटन बाय द हेक्टर हग मुनरो, उन्होंने लिखी है। एक इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी राइटर है ब्रह्मा से। मुनरो particularly excelled in the form of the short story which leads up to a surprise ending as in dusk। मुनरो का एक स्टाइल है शॉर्ट स्टोरी लिखने का। वो क्या है कि वो अपनी जब शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं तो स्टोरी में एंड में जो होता है सरप्राइज होता है। सरप्राइज कि हमें स्टोरी में पता ही नहीं चलता, स्टोरी चल रही है, नॉर्मल चल रही है, हमें स्टोरी पे यकीन आ रहा है कि हाँ स्टोरी ऐसी है तो नॉर्मल चल रही है, पर एंड में जाके हम सरप्राइज हो जाते हैं कि अच्छा ये बात हुई थी। तो जो मुनरो है उनके लिखने का स्टाइल ऐसा है कि उनकी स्टोरीज हैं जो उनकी एंडिंग बहुत सरप्राइजिंग होती है, जैसे कि आपको डस्क में देखने को मिलेगी। वेयर द इल्यूसिव केक ऑफ सोप टर्न्स आउट नॉट टू बिलोंग टू द बिनाइटेड यंग मैन एट ऑल। ये आपको स्टोरी के अंदर जाके पता चलेगा कि जो डस्क है उसकी एंडिंग सरप्राइजिंग एंडिंग कैसे है। अ लव ऑफ particular joking, sarcastic humor and lack of sympathy with mankind generally are some of the characteristic of Munro's work। मुनरो के वर्क्स में हमें क्या करेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं कि प्रैक्टिकल जोक्स हैं जो अच्छे माने जाते हैं, ह्यूमर होता है उसमें, लैक ऑफ सिंपथी, ह्यूमन बींग्स के साथ इतनी सिंपथी नहीं दिखाई गई है। ये नहीं है कि आपके सामने कोई आएगा, उसने आपको कोई स्टोरी सुनाई, आपने उस पर यकीन कर लिया। ठीक है, ऐसा नहीं है। सिंपथी है जो उसकी कमी है मैनकाइंड की तरफ, जनरली आर द करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। एट द टाइम ऑफ डस्क, अब ये स्टोरी शुरू होती है। एट द टाइम ऑफ अ डस्क, डस्क का टाइम मतलब अराउंड 6 और 6:30 के, सूरज डूब चुका है पर अभी भी दिन है, अंधेरा नहीं हुआ। एट द टाइम ऑफ डस्क अ मैन नेम्ड नॉर्मन गॉट्सबाय वॉज सिटिंग ऑन अ बेंच इन द पार्क। एक आदमी का नाम जिसका नाम है नॉर्मन गॉट्सबाय, वो एक बेंच पे बैठा है शाम को। इट वॉज अर्ली मार्च एंड द टाइम वॉज अराउंड 6:30। मैंने आपको पहले ही बोला कि डेस्क का जो मतलब है वो क्या है, 6:30 के अराउंड या सूरज छपने के बाद का टाइम। ठीक है, पर अंधेरा नहीं हुआ। तो ये अर्ली मार्च का टाइम है और जो टाइम है वो 6:30 है। द रोड्स वर एम्प्टी, सड़कें खाली हैं। देयर वॉज साइलेंस ऑल अराउंड, सब तरफ शांति है। बट सम पीपल कुड बी सीन अराउंड द पार्क, पर आसपास पार्क में कुछ लोग हैं जो दिखाई दे रहे हैं। द एमिनेंस ऑफ द प्लेस वॉज द लाइकिंग ऑफ गॉट्सबाय हु आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद द डस्क। वहाँ उसको इस पार्क में यहाँ पे आके बैठना अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ बैठ के वो अपने आप से कुछ बातें कर सकता है। विच अकॉर्डिंग टू हिम वॉज द टाइम ऑफ डिफीटेड। उसके अकॉर्डिंग शायद ये टाइम डिफीटेड का टाइम है, हारने का टाइम है। दो फॉर गॉट्सबाय मनी वॉज नॉट द प्रॉब्लम बट हिज फ्रस्ट्रेशन इन लाइफ ले इन द डिफीट ऑफ सम सबस्टल एम्बिशंस। चाहे गॉट्सबाय के पास पैसे की कमी नहीं है, गॉट्सबाय बहुत अमीर है, पैसे की उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है लाइफ में वो क्या है। Sitting in the park at the time of dusk, he sought a strange kind of pleasure in cynically observing people around him। अब वो पार्क में एक बेंच पे बैठा हुआ आसपास के लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है, जो उनके आसपास घूम रहे हैं। उनकी स्ट्रेंज काइंड ऑफ प्लेजर मिलता है उसको लोगों को देखने का। ऑन द बेंच बाय हिज साइड एन एडरली जेंटलमैन सेट। अब जिस बेंच पे वो बैठा था उसकी दूसरी तरफ एक मतलब उससे बड़ा आदमी जो बैठा था उसके साथ ही कैरिड एन एयर ऑफ डेफिनेंस। ही अपीयर्ड एज वन ऑफ द वर्ड्स लैमिनेटर्स। वो उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी पर्सन है।
As Godspy was busy observing and analyzing him, this man vacated the bench, which was soon occupied by a young man who looked frustrated. जब गॉड्स बाय उस बड़े आदमी को, मतलब बुजुर्ग आदमी को देख रहा था, बुजुर्ग नहीं कह सकते, मिडल, मतलब वो गॉड्स बाय से बड़ा होगा, तो उसको देख रहा था, उसको ऑब्जर्व कर रहा था कि देखते देखते ही वो बेंच से खड़ा होकर चला जाता है और उसकी जगह पे एक जेंटलमैन जो होता है, यंग मैन, आकर बैठ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, मतलब दिखाई दे रहा है, उलझा हुआ या फिर मतलब दुखी दिखाई दे रहा है. As he sat on the bench, he used an expletive which arose God's by interest. बेंच पे बैठते ही, जब वो मतलब बेंच पे बैठा, तो गॉड्स बाय है जो, उसका ध्यान उसकी तरफ जाता है कि एक बंदा उठा और दूसरा आके बैठ गया, और जब उसने उसकी फेस की तरफ देखा तो वो काफ़ी दुखी था. He could not help asking the young man the reason for his bad temper. उसने उससे पूछा नहीं कि उसके गुस्से का कारण क्या है, वो आदमी गुस्से में क्यों है. Godspy was told about the foolish mistake he had made. Godspy was told about the foolish mistake he had made. उसने उससे कोई बात नहीं की, सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहा था. He told, मतलब जब उसने उससे जानने की कोशिश की कि वो ये ऐसे क्यों बन गया है, मतलब तो गॉड्स बाय उस आदमी से पूछता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है या तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो. ही टोल्ड गॉड्स बाय दैट ही वॉज न्यू इन टू द सिटी. अब वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, यंग मैन एंड गॉड्स बाय. तो यंग मैन उसको बताता है कि मैं इस सिटी में नया हूँ. He had come in the afternoon and was to stay at the Patagonia Hotel in Berkshire Square. अब वो कहता है कि मैं यहाँ पे दोपहर को आया था और मैंने पैटागोनिया होटल है जो वहाँ पे स्टे करना था, जो कि बर्कशायर स्क्वायर में है. बट व्हेन ही रीच्ड देयर ही केम टू नो दैट द होटल हैड बीन डिसमेंटल्ड एंड इन इट्स प्लेस स्टूड अ सिनेमा थिएटर. कहता पर जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे पता चला कि वो होटल तो बंद ही हो चुका है और उसकी जगह पे अब सिनेमा थिएटर बन गया है. द टैक्सी ड्राइवर टुक हिम टू द अनदर होटल. अब टैक्सी ड्राइवर उसको किसी दूसरे होटल में ले गया. ऑन रीचिंग द होटल ही रैंग अप हिज फैमिली मेम्बर्स टू गिव दैम हिज लॉजिंग एड्रेस. कहता वहाँ होटल में पहुँचने के बाद मैंने अपने घर पे फ़ोन किया अपने फैमिली को बताने के लिए कि मैं कहाँ पे रुका हूँ, मेरा एड्रेस क्या है. Soon after that he realized that he had forgotten a pack of soap cake. कहते उसको उसी टाइम जल्दी रियलाइज़ हुआ कि वो घर पे अपनी जो है साबुन की टिक्की भूल के आ गया है. As he hated to use hotel shop soap, he came out to buy one. मतलब उसको होटल में जो सोप मिलती है वो उसको यूज़ करनी पसंद नहीं है, तो वो नहीं खरीदने के लिए बाहर चला जाता है. Out to buy the सोप. जब वो सोप लेने के लिए बाहर जाता है, ही स्क्रोल्ड अराउंड लुकिंग एट द शॉप्स. वो शॉप्स को ढूंढने जाता है कि शॉप जो सोप है वो कहाँ मिलेगी. व्हेन ही वॉज टू रिटर्न, पर जब वो वापस आता है, ही रियलाइज दैट ही डिड नॉट रिमेंबर द नेम ऑफ द होटल और द स्ट्रीट इट वॉज इन. कहता है पर जब वो वापस मुड़ता है तो उसको याद ही नहीं रहता कि उसके होटल का नाम क्या और वो कौन सी गली में है. It was a real precarious situation for a man who had no friends or connections in London. कहता कि मेरे लिए वो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल है कि मुझे पता ही नहीं है, मेरे कोई फ्रेंड नहीं है यहाँ पे, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है लंदन में किसी के साथ, मैं बिल्कुल अकेला हूँ. विदाउट सफिशेंट मनी इन हिज पॉकेट ही फाउंड हिमसेल्फ इन रियल प्रेडिक्टमेंट इन अ स्ट्रेंज प्लेस विदाउट एनी एक्यूटेंसेस और फ्रेंड्स टू डिपेंड ऑन. कहता कि मेरे पास जो मनी थी वो भी बहुत सफिशेंट मनी थी, इतनी सफिशेंट मनी थी कि मुझे इस स्ट्रेंज प्लेस में मैं किसी कंपेनियन या फ्रेंड के बिना नहीं रह सकता, मुझे उस पर डिपेंड होना पड़ेगा. द यंग मैन वॉज एप्रीहेंसिव दैट द लिसनर वुड टेक द इंटायर एपिसोड एज एन इम्पॉसिबल यार्न. अब यंग मैन को लग रहा था कि जो सुनने वाला बंदा है उसको लग रहा है कि शायद ये हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल बात है जो मैं कर रहा हूँ. बट गॉड्सबाय कुड अंडरस्टैंड हिज सिचुएशन एज ही हिमसेल्फ हैड वंस पास थ्रू एग्जैक्टली वन सच क्रिटिकल सिचुएशन. पर गॉड्सबाय है जो वो समझता है सिचुएशन को, क्योंकि उसके साथ भी एक बार ऐसा ही एग्जैक्ट
सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट ही वॉज नॉट अलोन। फ़र्क सिर्फ इतना था कि गॉड्सबाय उस टाइम अकेला नहीं था। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स वॉज विद हिम, एक फ्रेंड उसका साथ में था। एंड ही रिमेंबर्ड दैट देयर होटल वॉज बाय द साइड ऑफ अ कैनल, और उसको इतना याद था कि उसका होटल जो है वो एक कैनल के सामने था, एक कैनल के साइड में बना हुआ था। इन अ फॉरेन लैंड दिस इवेंट वाज क्वाइट समथिंग। कहते अगर हम किसी दूसरी जगह जाते हैं, किसी दूसरे देश में जाते हैं, अकेले होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है। गॉड्सबाइज रिएक्शन प्लीज्ड द यंग मैन। गॉड्सबाय का रिएक्शन ने यंग मैन को थोड़ा हौसला दिया। However, Godspell wanted the young man to produce the cake as a proof to the story he had narrated. अब गॉड्सबाय कहता कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प तो करूँगा, क्योंकि यंग मैन ने इनडायरेक्टली उससे पैसे मांगे थे कि मेरे पास सफिशेंट मनी नहीं है, और जो मनी थी वो सिर्फ मैं सोप खरीदने के लिए लेके आया था। बाकी पैसे तो होटल में है, सब कुछ मेरा होटल में पड़ा है, पर होटल मुझे याद नहीं है कहाँ पे है। तो वो गॉड्सबाय से पैसे की डिमांड कर रहा था इनडायरेक्टली। गॉड्सबाय कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर मुझे तुम्हारी स्टोरी का सच जानने के लिए मुझे प्रूफ चाहिए कि तुमने साबुन खरीदा है। द यंग मैन फ्रेटिकली लुक्ड फॉर सोप केक इन हिज पॉकेट बट इट वॉज नॉट देयर। अब यंग मैन जो होता है वो अपनी जो सोप वो खरीद के लाया था मार्केट से, उसको ढूंढने की कोशिश करता है अपनी पॉकेट में, पर उसको नहीं मिलती। Before Gottsby could comment on his carelessness, the young man had left. इससे पहले कि गॉड्सबाय उसको ये बोले कि तुम तो बहुत केयरलेस हो, तुमने पहला होटल का नहीं याद, फिर तुमने सोप भी गुम कर दी, उससे पहले ही यंग मैन वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि अब मेरे पास तो प्रूफ ही नहीं है, तो ये मेरी स्टोरी पे यकीन ही नहीं करेगा, इसलिए यंग मैन वहाँ से चला जाता है। बट सून आफ्टर दैट गॉड्सबाय स्पॉटेड अ स्मॉल ओवल पैकेट प्रॉपरली wrapped एंड सील्ड। पर जल्दी ही उसके जाने के बाद गॉड्सबाय को एक छोटा पैकेट दिखता है जो कि प्रॉपर wrapped और सील्ड है। Godspell was sure that it was a soap cake and he quickly came along the path to look for the young man. Godspell को श्योर हो जाता है कि ये तो साबुन ही है, और वो भागकर उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करता है। ऑन फाइंडिंग हिम, जब वो उसको मिल जाता है, ही हैंडेड हिम ओवर द सोप केक अलॉन्ग विद हिज अपोलोजाइज फॉर डिसबिलीविंग हिम। अब गॉड्सबाय उसको सोप भी दे देता है और उससे माफ़ी भी मांगता है कि मैंने तुम्हारी बात पे यकीन नहीं किया। गॉड्सबाय ऑल्सो लैंड हिम अ सवर्जन टू हेल्प हिम थ्रू दैट क्रिटिकल सिचुएशन। और गॉड्सबाय उसको कुछ पैसे भी दे देता है कि तुम्हारी क्रिटिकल सिचुएशन में काम आएंगे। बट द स्टोरी रीच इट्स क्लाइमेक्स व्हेन गॉड्सबाय इज मिसयूजिंग। पर स्टोरी तब क्लाइमेक्स पे पहुंचती है जब गॉड्सबाय का यूज हो चुका है, मिस यूज हो चुका है। इट्स अ लेसन टू मी नॉट टू बी टू क्लेवर इन जजिंग बाय सर्कमस्टांसेस। अब ये एक लेसन था गॉड्सबाय के लिए कि मुझे क्लेवर नहीं होना चाहिए ये जज करने के लिए बाय सिचुएशन, भी जो सर्कमस्टांसेस बने थे उस माहौल को जज नहीं करना चाहिए। एंड अनदर elderly young man appeared near the bench looking for something he seemed to have lost. ये उसको कब पता चला? जब हमने स्टोरी जब शुरू की थी तो हमने ये पढ़ा था कि नॉर्मन गॉड्सबाय जो है बेंच पे बैठा है, और उसके साथ उसकी दूसरी साइड में एक उससे बड़ा आदमी बैठा है, उम्र में बड़ा आदमी, एल्डरली मैन बैठा है। एल्डरली मैन वहाँ से उठ के चला जाता है और उसकी जगह पे आके वो यंग मैन बैठ जाता है। अब जब वो गॉड्सबाय यंग मैन को माफ़ी मांग चुका, उसको पैसे दे चुका, साबुन की टिक्की वापस कर चुका है ना, तो वहाँ पे खड़े खड़े वो एल्डरली मैन जो पहले आया था वो वापस आता है और बेंच के पास कुछ ढूंढने लगता है, शायद उसका कुछ गुम हो गया था। On Gottsby inquiry, the gentleman told him that he had lost a cake of soap. जब गॉड्सबाय ने उस आदमी को पूछा कि तुम यहाँ इधर उधर क्या ढूंढ रहे हो, तो उसने बताया कि मेरी साबुन की टिक्की है जो वो गुम हो गई है। A short and crisp tale डस्क अपील्स टू अस ऑन मोर देन वन लेवल। यहाँ पे एक छोटी सी टेल जो डस्क है वो हमें अपील करती है कि हमें मोर देन वन लेवल, एक लेवल से दूसरे लेवल पे ले जाती है। रिटन इन द स्टॉक मैनर ऑफ डिटेक्टिव राइटिंग विद अ नीट बट अ स्केलेटल प्लॉट, द स्टोरी हैज़ अ सीरियस मैसेज। स्टोरी के अंदर सीरियस मैसेज दिया गया है।
decide have many curious and no experience is worth it when face with corrupt and benighted characters। कहते कि यहाँ पे बहुत भेस बदल के घूमते हैं, किसी के करेक्टर को हम जान नहीं सकते कि उनके अंदर क्या चल रहा है, करप्ट फेस है जो, उनको हम देख नहीं सकते। गॉड्सपाई इज प्रैक्टिकल कूल एंड डिस्पैशनेट need wisdom suddenly is in for a rude jolt when he realized that the elusive cake of soap did not belong at all to the young man who not only has convinced him of his situation as a mere fact of experience। गॉड्सबाई जो एक प्रैक्टिकल कूल और डिस्पैशनेट आदमी था, उसको सडनली लगता है कि मुझे मूर्ख बना दिया गया जब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि एक साबुन उसको बिलोंग नहीं करती थी, बल्कि उसने सिचुएशन को एक ऐसा बनाया कि मतलब सिचुएशन ऐसे बना दी कि जैसे वो बिल्कुल रियल होती है, सच होती है। हाउएवर इन द एंड अलॉन्ग विद द स्टोरी राइटर ही हैज़ अ लास्ट लाफ एट द कॉस्ट ऑफ गॉड्सबाई। एंड में स्टोरी राइटर है जो ही हैज़ अ लास्ट लाफ एट द कॉस्ट ऑफ गॉड्सबाई, और गॉड्सबाई पे की जो मतलब उसको यूज़ कर लिया गया उस पर उसको हंसी भी आती है। हाँ जी, उसके बाद हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है गॉड्सबाई थिंक अबाउट द डस्क। डस्क के बारे में वो क्या सोचता है? डस्क गॉड्सबाई के अकॉर्डिंग वाज द आवर ऑफ द डिफीटेड। ये डिफीटेड हारने का हार है, घंटा है। मैन एंड वीमेन हु बैटल्ड इन लाइफ बट लॉस्ट एंड डिड नॉट वांट अदर्स टू प्रोब इनटू द रीजंस ऑफ देयर डिफीट। मैन और वीमेन जो कि इस लाइफ में बैटल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, बट लॉस्ट हार जाते हैं, डिड नॉट वांट अदर टू प्रूव इन टू द रीज़न ऑफ देयर डिफीट, और किसी को दूसरों से डिमांड भी नहीं होती कि उनकी डिफीट का रीज़न बताया जाए। आइडेंटिफाइड देमसेल्फ विद दिस आवर ऑफ द डे, और वो खुद को आइडेंटिफाई करते हैं इस घंटे बैठकर कि हमने आज पूरे दिन में जो हमें हार हुई है उसका क्या रीज़न था। Godspy himself, sitting in the park at around 6:30 in the evening, counted himself among the defeated। वो गॉड्सबाय खुद पार्क में बैठा शाम को 6:30 बजे खुद को काउंट कर रहा था उन डिफीटेड में जो उसके आसपास घूम रहे थे। द पार्क हैड एम्प्टीड ऑफ द राइटफुल प्लेजर सीकर्स। पार्क खाली था जो प्लेजर सीकर्स हैं उनके लिए। एट डस्क ओनली दोज हु वर टू बी सीन अराउंड। डस्क में सिर्फ वही आसपास दिखाई देते हैं हु लाइक गॉड्सबाई, जो गॉड्सबाई की तरह होते हैं। चूज टू कम आउट इन दैट फैशन एंड ट्राई टू स्पीक प्लेजर इन सैडनेस, जो फैशन से बाहर आकर अपने आप को प्लेजर देते हैं इस सैडनेस में। ठीक है, ये डेस्क का मीनिंग है गॉड्सबाई के लिए। नेक्स्ट है जी नॉर्मन गॉड्सबाई का कैरेक्टर स्केच। नॉर्मन गॉड्सबाई काउंटेड हिमसेल्फ टू बी अ डिफीटेड मैन। वो अपने आप को हारे हुए लोगों में गिनता था। मेटरनली ही वॉज अ सक्सेसफुल मैन। चाहे वो एक सक्सेसफुल था, हमने पहले ही पढ़ा था कि वो एक उसको पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी, पर उसके जो एम्बिशंस थे वो पूरे नहीं हुए, जिसकी वजह से उसको दुख था। मनी ट्रबल्स डिड नॉट प्रेस हिम। मनी उसको कोई ट्रबल नहीं था, बहुत पैसा था उसके पास। हैड ही वांटेड ही कुड चूज टू रोल इन वेल्थ। हैड ही वांटेड, अगर वो चाहता तो वो दौलत में ही अपने आप को गिनना शुरू कर देता। हिज फ्रस्ट्रेशन इन लाइफ वॉज ड्यू टू द फेलियर ऑफ सम सबस्टाइल एम्बिशन। उसको फील होता था कि मेरे कुछ एम्बिशंस हैं जो वो पूरे नहीं हो पाए, फेल हो गया वो उनमें। प्रेजेंटली ही वॉज डिसएल्यूशन्ड एंड हर्ट सोर। इस टाइम वो बहुत ही निराश है, दुखी है। His frustration had made him cynical, cold, indifferent and judgmental। उसकी frustration ने उसको बना दिया, वो judgmental हो गया, indifferent हो गया, दूसरों से अलग रहना शुरू कर दिया। He prided himself on his cold detachment, yet he is shown to be duped। मतलब he prided himself, वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है कि वो बहुत cool है, पर yet he is shown to be a deputed। पर चाहे वो अपने आप को कुछ भी दिखाए, फिर भी उसके नेचर से, उसके बिहेवियर से उसके बारे में पता चल जाता है। डिमांडिंग इन अ डिटेक्टिव लाइक मैनर। वो जो डिटेक्टिव लाइक मैनर जब करता है, अ प्रूफ फॉर द स्टोरी ऑफ द यंग मैन हैड रिलेटेड टू हिम अबाउट हिज plight in the foreign land, Godspy instead was robbed of the Swordsman। Though cold in
Demurius, he was not cold at heart, but the story writer has a last laugh at him. So have the readers. पर गॉड्सबाय अपने आप को जजमेंटल मानता है, उसकी यंग मैन की स्टोरी पे यकीन करने के लिए उसको प्रूफ चाहिए, फिर भी उसको प्रूफ नहीं मिलता तो उसको खुद प्रूफ मिल जाता है, पर वो भी उस यंग मैन से रिलेटेड नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को देखकर लगता है कि जो राइटर है वो आखिर में गॉड्सबाय के ऊपर हंसता है कि तुम इतने जजमेंटल होने के बाद भी हार गए हो, जैसे कि अब रीडर करते हैं। ठीक है, हमें भी स्टोरी पढ़ने के बाद एंड में शॉक लगा कि ये क्या हो गया। हमें भी ऐसा लगता था कि शायद उसकी जो सोप है वो गिर गई होगी, है ना। हमें नहीं पता था कि वो एल्डर पर्सन की ही है ना। तो इस तरह से मुनरो की जो स्टोरीज़ हैं वो एंड में सरप्राइजिंग है। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है उनकी राइटिंग की। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। द डस्क, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो हमारी स्टोरी है उसके साथ मिलेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से समझ लो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस कांटेक्ट पे मुझे कांटेक्ट करके बता सकते हो। आपको पूरे सिलेबस के नोट्स हैं जो वो प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।